आज बात करेंगे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की। ये वो अहम समुद्री रास्ता है जो इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का सेंटर बना हुआ है। यहाँ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। सऊदी अरब अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोच रहा है और इन सब के बीच चीन एक बिल्कुल नए रोल में सामने आ रहा है। और जानते हैं, ये लड़ाई अब सिर्फ जहाज़ों और मिसाइलों की नहीं रही। ये लड़ाई है कहानियों की, प्रोपेगेंडा की और तकनीक की। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए मामले को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि होर्मुज़ में इतना तनाव है क्यों। फिर ईरान और अमेरिका के मिलिट्री दांवपेच को जानेंगे। इसके बाद कहानी में चीन की एंट्री और उसके रोल को समझेंगे। फिर बात करेंगे उस जंग की जो सोशल मीडिया और एआई के जरिए लड़ी जा रही है। और आखिर में देखेंगे कि इस सब का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, होर्मुज़ में टेंशन की असली जड़ क्या है। देखिए, अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है उससे सऊदी अरब की नींद उड़ी भी है। उसे डर लग रहा है कि अगर ईरान ने पलटवार कर दिया और दूसरे समुद्री रास्ते भी बंद कर दिए तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब अमेरिका का कोई नया ड्रामा है? वो दिखाना क्या चाहता है अपनी मिलिट्री भेजकर? खासकर तब जब उसका अपना खास दोस्त सऊदी अरब कह रहा है कि भाई ईरान से पंगा मत लो, तनाव मत बढ़ाओ। अब सऊदी अरब की इस चिंता के पीछे एक और बड़ा कारण है जो एक दूसरे समुद्री रास्ते से जुड़ा है। और वो रास्ता है बाबल मंडप, जिसका मतलब होता है आंसुओं का दरवाज़ा। ये होर्मुज़ का एक बहुत ज़रूरी विकल्प तो है, लेकिन ये इलाका भी बहुत सेंसिटिव है। ज़रा सोचिए, अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई चेन का क्या होगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसी बीच ईरान का ये बयान देखिए, ये उसकी गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। ईरान कह रहा है कि होर्मुज़ कोई सोशल मीडिया नहीं है कि तुमने ब्लॉक किया तो हमने भी कर दिया। वो इसे अपनी इज्जत, अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मान रहा है और वो किसी भी तरह के जवाब के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। तो अब बात करते हैं इस खेल के दो मुख्य खिलाड़ियों की, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की। ये एक तरह से शह और मात का खेल है। एक तरफ है अमेरिका की पारंपरिक विशालकाय नेवी, तो दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जो जंग के सारे पुराने नियमों को चुनौती दे रही है। ये है ईरान की असली ताकत, उसकी रेड बीज। ईरान का मुंबई कॉन्सुलेट इन्हें बड़े मजेदार ढंग से फारस की खाड़ी की लाल मधुमक्खियां कहता है। ये छोटी छोटी बेहद तेज रफ्तार वाली नावें हैं। इन्हें रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन है और ये झुंड में हमला करती हैं, बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह, और बड़े से बड़े जहाज को भी मुश्किल में डाल सकती हैं। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग ताकतों की टक्कर है। एक तरफ अमेरिका के भीमकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दूसरी तरफ ईरान की ये फुर्तीली छोटी नावें। और आपको बताऊं, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े अखबार भी ये मान रहे हैं कि ये छोटी नावें अमेरिकी नेवी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती हैं। ईरान का जो आत्मविश्वास है वो उसकी तैयारियों में साफ नजर आता है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ तैयारियों में नहीं है, ये एक माइंड गेम का भी हिस्सा है। जरा सोचिए, घाना में ईरान की एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर एक यूजर को ये मजेदार जवाब दिया। ये दिखाता है कि ईरान इस लड़ाई को हर मोर्चे पर लड़ने के लिए कमर कस चुका है, चाहे वो समंदर हो या सोशल मीडिया। तो अब इस पूरे समीकरण में एक नए और बहुत ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री होती है, और वो है चीन। देखिए, चीन अब मिडल ईस्ट में सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं रहा, वो अब एक बड़ी डिप्लोमैटिक ताकत बन रहा है और सीधे सीधे अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रहा है। और चीन के इस नए रोल का सबसे बड़ा सबूत हमें बीजिंग में देखने को मिला। वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूएई के क्राउन प्रिंस के सामने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अपना ये 4 सूत्री फॉर्मूला रख दिया। ये चीन के बढ़ते हुए दबदबे का एक बहुत साफ संकेत था। और आज चीन सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो एक्शन भी ले रहा है। उसने दो टूक कह दिया है कि ईरान से तेल लेकर उसके जहाज हॉर्मुज़ से गुजरते रहेंगे, कोई बीच में ना आए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वो ईरान को हथियार भेजने की भी सोच रहा है। और तो और उसने स्पेन जैसे यूरोपीय देशों को भी अपने साथ लेकर अमेरिकी नीतियों का विरोध शुरू कर दिया है। अब लड़ाई का मैदान बदल गया है। हॉर्मुज़ के पानी से निकलकर ये लड़ाई अब सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और हाँ, एआई से बनी कहानियों के जरिए लड़ी जा रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन के अलावा एक दूसरे के खिलाफ माहौल कैसे बनाया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन वॉर का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है ये एआई से बना वीडियो। ईरान के प्रेस टीवी ने इसे जारी किया। कहानी यह है कि अमेरिकी जहाज भेष बदलकर हॉर्मुज़ में घुस रहे थे, लेकिन ईरान की छोटी छोटी नाव ने उनकी चालाकी पकड़ ली और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये दिखाता है कि नैरेटिव की लड़ाई किस लेवल पर पहुंच चुकी है।
और ईरान की एम्बेसीज भी अमरीकी प्रोपेगेंडा का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट का ये ट्वीट देखिए। इसमें न सिर्फ अमरीकी टाइम सीमा का मजाक उड़ाया गया, बल्कि उनके ऑपरेशन को #एपिक फेलियर यानी बुरी तरह फेल बताकर खारिज कर दिया। तो सवाल ये है कि इस सारे तनाव, मिलिट्री जमावड़े और प्रोपेगेंडा वॉर का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? और इसकी कीमत सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक भी है, जो कई देशों को चुकानी पड़ रही है। ये आंकड़े इस संकट की आर्थिक हकीकत को दिखाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ईरान को $270 बिलियन का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ इजरायल के वित्त मंत्रालय ने बताया कि सिर्फ 5 हफ्तों की एक लड़ाई में $11.5 अरब खर्च हो गए। और ये वो कीमत है जो आखिर में आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। ये संकट अमेरिका की अंदरूनी राजनीति पर भी बहुत गहरा असर डाल रहा था, खासकर उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पर। उन पर महाभियोग के प्रस्ताव आ रहे थे, उनकी मानसिक हालत पर पब्लिक में बहस छिड़ गई थी और यहाँ तक कि 25वें संशोधन को लागू करने की मांग भी उठी, जिसके तहत कैबिनेट राष्ट्रपति को हटा सकती है। मतलब बाहर का एक संकट देश के अंदर कितनी बड़ी अस्थिरता पैदा कर सकता है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, जब किसी जंग के पीछे का असली कारण ही साफ ना हो और प्रोपेगेंडा हकीकत पर इतना हावी हो जाए, तो क्या वो युद्ध सिर्फ तबाही का एक जरिया रह जाता है, या फिर वो पूरी दुनिया के लिए एक तमाशा भी बन जाता है? ये आज की दुनिया में एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।